हेलो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है ये हिस्ट्री का लेक्चर है। हिस्ट्री लेक्चर बाय जीएस राय। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से फेमिलियर हैं कि मैं कौन हूँ, यहाँ पर क्या करवाता हूँ। और कुछ लोगों को नहीं पता, तो धीरे धीरे मेरे बारे में आपको सारा पता चल जाएगा। चलिए आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री स्टार्ट हम बिल्कुल एंशियंट से स्टार्ट करेंगे, और एंशियंट हिस्ट्री के बाद हम मेडिवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज है, चाहे वो यूपी पीसीएस है, या फिर वो यूपीएससी का एग्जाम है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। काफी क्वेश्चन हिस्ट्री में से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कवर हो जाएं, इसके लिए हम हिस्ट्री को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और आपको धीरे धीरे सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगर आप लोग ये हमारा जो ये लेक्चर है ये हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोग ये हमारा चैनल हमारी एप्लीकेशन के थ्रू देख रहे हो, तो आपको बाकी सारे इसकी सीरीज के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, तो रिमेनिंग लेक्चर्स देखने के लिए, इस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए, आप हमारी जो एप्लीकेशन है studymasterofficial.com प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जाके डाउनलोड कीजिए और इस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर आपको वहां मिल जाएगा। कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है studymasterofficial.com, यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, और ये हमारा ऑफिशियल लोगो है। चलिए, ये तो सारी जानकारी हो गई स्टडी मास्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हम कोई भी काम करते क्यों हैं? पहला क्वेश्चन होता है क्यों। मान लो हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, इतिहास की पढ़ाई जरूरी क्यों है? पहला क्वेश्चन ये है, इतिहास की पढ़ाई जरूरी क्यों है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप खाना क्यों खाते हैं? आप लोग जो है खाना क्यों खाते हैं? तो आपका आंसर होगा कि बिल्कुल हम खाना खाते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तो हम अपना जो रूटीन वर्क है, डेली का वर्क है, वो हम कर पाते हैं, वो करने में हम सक्षम हो जाते हैं, और हमें जो है एनर्जी मिलती है इससे, तो इसलिए आप खाना खाते हैं। इसी तरह से आप इतिहास की पढ़ाई क्यों करते हैं, पहले आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए। जब ये चीज क्लियर हो जाएगी, फिर आपकी जो पढ़ाई है वो आसान हो जाएगी, आप चीजों को अच्छे से पढ़ पाएंगे, और फिर पढ़ने के साथ साथ चीजों को समझ पाएंगे। और जब आपको चीजें सही पढ़ने लग गए और समझने लग गए, फिर चीजें याद रखने में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, और लंबे समय तक चीजों चीजों को आप याद रख पाएंगे। और जब मेंस का आंसर लिखना होगा आपको, तो आप चीजों को अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये तो सारी चीजें आपको समझ आ गई। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जिसका मान लीजिए आपने, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप में से काफी स्टूडेंट्स को काफी कुछ पता है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन, आप लोग वो क्वेश्चन ही ध्यान से इसको पढ़ लेना, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। क्वेश्चन है, निरंतरता व परिवर्तनीयता का समसामयिक विश्लेषण। तो आपको करना क्या है, ये जो चीजें हैं नोट डाउन कर लेनी है। एक नोटबुक लगा लीजिए जिसमें आप हिस्ट्री के सभी नोट्स बनाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सारी चीजें खुद ब खुद अपने हाथ से लिखेंगे। जब चीजें आप अपने हाथ से लिखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि चीजें किस तरह से आपको याद हो जाती हैं। निरंतरता व परिवर्तनीयता का समसामयिक विश्लेषण ही इतिहास है। स्पष्ट कीजिए। आपके मेंस में ये क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, निरंतरता व परिवर्तनीयता का समसामयिक विश्लेषण ही इतिहास है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर देने में सक्षम होंगे। जो आंसर देने में सक्षम है, कमेंट बॉक्स में या फिर नीचे चैट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो चैट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता, तो आप लोग जो है ये पूरा लेक्चर देख लीजिए और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, अब आपको मैं एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। आप अशोक के बारे में पढ़ते होंगे, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो अशोक के बारे में पढ़ते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते होंगे, अंग्रेजों के बारे में पढ़ते होंगे। तो वो हम पढ़ते, उनसे पढ़ के हम क्या सीखते हैं? तो उस समय जो गलतियां अशोक ने की, जो उसने नीतियां चलाई, उन नीतियों को क्या रेलेवेंस है आज के टाइम में, और उन नीतियों से हम आज तक क्या सीख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ आ जाएंगी। उनको हम डेली लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अंग्रेजों ने बहुत चीजें अच्छी भी की, बहुत चीजें उन्होंने बुरी भी की।
तो अच्छी चीजों को हम अपना लेंगे और बुरी चीजों को हम छोड़ देंगे, इसलिए हम पूरे इतिहास का अध्ययन करते हैं। लेकिन आपका जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर इसमें नहीं है। इसका आंसर जब आप पूरा लेक्चर ये देख लेंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, तो फिर आप इसका आंसर करने में सक्षम हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी हम दूसरे लोगों की तरह ये नहीं करेंगे कि पहले पाषाण युग और ये सब। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास के स्रोत क्या हैं। हमें इतिहास के बारे में पता कहाँ कहाँ से चलता है, फिर हम इतिहास के बारे में शुरू करेंगे। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर रहेगा पूरा, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, द सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडिया। नोट कर लीजिए आज के टॉपिक का नाम, द सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडिया। तो आप चीजों को साथ साथ नोट करते चलें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना देखेंगे कि हमें जो है हमारे इतिहास के बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है और चीजें किस तरह से हमारे सामने इकट्ठी होकर आई। और फिर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि हम जो हिस्ट्री है, ये बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी है, इसको एक टाइम पीरियड के साथ हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें जो चीजें याद रखने में आसानी हो। तो इनको हम 3 स्लॉट में डिवाइड कर लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको कि प्राचीन इतिहास बोलते हैं, मेडिवल हिस्ट्री हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री, ताकि हमें इनका टाइम पीरियड याद करने में आसानी हो और चीजों को हम डिफरेंशिएट कर सके कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन थे, मेडिवल हिस्ट्री में कौन कौन लोग आए थे, इससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कुछ रेलिवेंस चीजें हैं हमारे आज के टाइम में। तो ये सारी चीजें हम इसलिए इस हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो आई होप अब तक सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, और पहले से ही इसमें से काफी सारी चीजें आपको पहले से ही पता थी। चलिए, अब सबसे बड़ा जो हमारा टॉपिक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। तो हमें इतिहास के बारे में पता कहाँ से चलता है? तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, तो दो तरह के मेन स्रोत हैं, दो तरह के मेन सोर्सेज हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अब मान लीजिए साहित्यिक में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और पुरातात्विक में क्या क्या चीजें हैं ये मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए मेंस में, सीधा पूछा जाए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, तो आपको ये पूरा ये क्वेश्चन ये जो है एज इट इज मेंस के अंदर आप लोग लिख कर आ सकते हैं। और प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर अगर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस जो स्लाइड से है क्या क्या टॉपिक बन सकते हैं, और ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं इनसे कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेंस का तो आप समझ गए, सीधा-सीधा ये आंसर है पूरा, ये जो मैं पढ़ाऊंगा ये सारा मेंस में आपको लिखना है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको इसके अंदर अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो पुरातात्विक स्रोत के अंदर 6 चीजें हैं। कौन-कौन सी? पहला है अभिलेख, कि हमें अभिलेखों से ज्ञात होता है कि किस तरह से हमारा जो है प्राचीन भारतीय इतिहास था। उस समय अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख मतलब कुछ रिटन में चीजें आपको मिलेंगी। वो पत्थरों पर लिखी हो सकती हैं, वो किसी शिला पर लिखी हो सकती हैं, या फिर कहीं पर खुदवाई हो सकती हैं। तो वो होते हैं अभिलेख। अभिलेखों के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर पहला अभिलेख कौन सा था, अशोक का अभिलेख था, या फिर मध्य एशिया में बोग्ज कोई अभिलेख था। तो जब मैं अभिलेख आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, उस समय ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से कवर करूंगा। तो याद रखना, पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख। दूसरे कौन से हैं? स्मारक और भवनें। स्मारक होता है महल या फिर किसी के रहने के लिए कोई बनी हुई जगह, तो स्मारक एवं भवन। तो आपको समझ आ गया कि भवनों से हम पढ़ते हैं, भवनों से जब जो पुराने टाइम के महल हैं, भवन हैं, उनको हम देखते हैं कि ये किस राजा के टाइम का है, उसके अंदर कोई चीज मिल जाती है हमें, या फिर कुछ लिखा हुआ इतिहास मिल जाता है। तो यहाँ से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है सिक्के। सिक्के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपने देखा होगा कि अभी भी टाइम टू टाइम नए नए सिक्के लॉन्च होते हैं। कभी कोई सिक्का लॉन्च हो गया, किसी दिवस पर कोई सिक्का लॉन्च कर दिया जाता है। तो इसी समय इसी के तहत बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह पुराने टाइम में भी सिक्के किए जाते थे। जो राजा आता था, जो भी हेड होता था उस समय का, वो अपने नाम से सिक्के चलवा देता था, या फिर वो किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव के सिक्के चलवाता था।
तो टाइम टू टाइम हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, सिक्कों के ऊपर उनका टाइम पीरियड भी लिखा होगा, तो जिससे हमें ज्ञात होता है कि इसका टाइम पीरियड क्या था या किस राजा का टाइम पीरियड क्या था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मूर्तियां। तो मूर्तियों के बारे में हमें पता चल जाता है कि उस समय भगवान की मूर्तियां थी, लेडी गॉड था या जेंट्स को गॉड माना जाता था। तो मूर्तियों से उस समय की काफी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। जिस तरह से मूर्तियां हैं सेम टू सेम चित्रकला, बस फर्क क्या है, मूर्तियां जो हमें मूर्तियां फॉर्म में मिलती हैं और चित्रकला किसी पेपर पर या फिर किसी दूसरी चीज पर छपी हुई हो सकती है चित्रकला। नेक्स्ट है मोहरें। जिस तरह से आजकल स्टैंप्स चलती हैं, इसी तरह से उस समय में भी कुछ मोहरें होती थी, कुछ स्टैंप्स होती थी, या फिर जिस तरह से सिक्के होते हैं उसी तरह से मोहरें होती हैं। तो ये कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, 6 तरह के हैं। क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत बताइए, तो दोनों तरह के स्रोत आपको बताने पड़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ पुरातात्विक स्रोत बताइए, तो आप ये पुरातात्विक स्रोत बता सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। दूसरी तरह के स्रोत कौन से हैं? साहित्यिक स्रोत, जो क्या है, रिटन फॉर्म में मिलते हैं आपको। जो साहित्य है लिखित फॉर्म में मिलेगा, रिटन। ये तो कुछ सिक्के हो गए, कुछ मूर्तियां हैं, कुछ चित्रकला, कुछ मोहरे हैं, मतलब इसमें कुछ लिखा हुआ भी हो सकता है, कुछ पिक्टोरियल डायग्राम, मतलब कुछ पिक्चर्स बनी होंगी, कुछ फोटोज बनी होंगी। तो ये यहाँ पर आपको जो है मिल जाते हैं पुरातात्विक स्रोत में। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जो है साहित्य के बारे में लिखित चीजें। तो इसमें दो तरह के साहित्य होते हैं। तो भारतीय इतिहास के बारे में दो साहित्य कौन कौन से हैं? एक तो है भारतीय साहित्य, जो कि इंडियन राइटर्स के द्वारा लिखा गया था, और दूसरा कौन सा है? विदेशी साहित्य, जो फॉरेन राइटर, विदेशी यात्रियों के विवरण, मतलब पुराने समय में, एंशियंट टाइम में कुछ यात्री दूसरे देशों से हमारे देश में आए भ्रमण करने के लिए, व्यापार करने के लिए, या एक्स वाई जेड कोई भी काम आए। तो यहाँ पर वो आए, ठहरे, उन्होंने यहाँ पे जो कुछ देखा उसको एक पेज पर या एक पुस्तक में लिख दिया, उसके बाद उसको पुस्तक का नाम दे दिया गया। तो ये है हमारे विदेशी साहित्यिक स्रोत। अच्छे से क्लियर हो गया कि साहित्यिक स्रोत दो तरह के हैं। एक तो है भारतीय साहित्य स्रोत और दूसरे हैं विदेशी साहित्य स्रोत। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई होप तो। और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हो कि सर जैसे ये टाइम चल रहा है कि 12 मिनट और 21 सेकंड हो गए, तो पूछ लीजिए कि सर ये चीज मुझे यहाँ पर समझ नहीं आई। तो वो आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करवा देंगे। और अगर आप लोग हमारी एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ रहे हो तो चैट सेक्शन में आपको रिप्लाई, उसी वक्त आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, भारतीय साहित्य के आगे फिर आगे सब, मतलब यहाँ पर आगे डिवीजन की गई है। उसमें कितनी तरह के स्रोत हैं? पहले है वहां पर धार्मिक साहित्य है, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, तीसरा है संगम साहित्य। देखिए, धार्मिक साहित्य आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि जिसमें धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं, तो वो हो गया धार्मिक साहित्य, जिसमें धार्मिक चीजों के बारे में, धार्मिक पुस्तकें होंगी, उनके बारे में सारे हम चीजें पढ़ेंगे और वहां से हम इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो वो है धार्मिक साहित्य। और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, मतलब ये धर्म का इन पुस्तकों से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक का ये धर्म से बाद की चीजें हैं, धर्म का इसमें कुछ भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है। तो एक है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और तीसरा है संगम साहित्य। तो ये मैं बहुत आपको डिटेल में करवाऊंगा संगम, लेकिन अभी के लिए आप याद रख लीजिए कि भारतीय साहित्य को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। क्वेश्चन यहाँ से भी फॉर्म हो सकता है, भारतीय साहित्य के इतिहास, भारतीय साहित्य के स्रोत के बारे में जानकारी दीजिए। तो आपको ये सारी चीजें आगे डिटेल में लिखनी पड़ेंगी फिर। और जो यूपीएससी के क्वेश्चंस, तो मान लीजिए थोड़े से अलग लेवल के रहते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस के जो है, स्टेट पीसीएस लेवल के क्वेश्चन किसी भी तरह फॉर्म हो सकता है। आप ये नहीं जान सकते कि इसका कोई स्टैंडर्ड रहता है या नहीं रहता। कई बार क्वेश्चन बहुत टफ रहता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, और कई बार क्वेश्चन इतना आसान रहता है कि वो भी बच्चों को पता ही नहीं चलता कि मुझे लिखना क्या है। जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ आपको, ये चीजें शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ते तो होंगे, लेकिन कैसे पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ के इनको खत्म कर देते हैं। तो इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज करके, इनको नोट डाउन करके पढ़िए, ताकि जब भी एग्जाम हो आपका, आपको इधर उधर दूसरी बुक्स फॉलो करने की जरूरत ना पड़े। तो मेरा यही मकसद रहेगा कि अगर आप हमारी लेक्चर सीरीज में इनरोल हो रहे हैं, आपने हमारी लेक्चर सीरीज देख ली, तो इसके बाद ना ही तो आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत पड़े, ना ही कोई आपको एनसीईआरटी की बुक फॉलो करने की जरूरत पड़े। सिर्फ आप ये वीडियोस देखो,
खुद से सेल्फ नोट क्रिएट करो और आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेस्ट सीरीज लगा के देखो कि हाँ मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर आपके लेक्चर देखने के बाद भी मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। चलिए, संगम साहित्य के बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी के लिए हम इसके आगे जो है कैटेगरीज हैं वो देख लेते हैं। तो धार्मिक साहित्य है, इसकी आगे 3 कैटेगरीज हैं, ये हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम क्या करते हैं, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो कौन-कौन से साहित्य हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं? मतलब वो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, उनमें दूसरी चीजें दी गई हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है अर्थशास्त्र। कई बार एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। कई बार कौटिल्य का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। और अगर किसी को लगे कि सर आप बहुत सारी चीजें बता रहे हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर सुन लीजिए जब हम इस लेक्चर को आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे ये एक एक चीज है, यहाँ पर लिखा हुआ है धार्मिक साहित्य है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, संगम साहित्य है। तो ये सारी सारी चीजें हम एक एक करके बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभिलेख मैं पूरी आपको डिटेल में बताऊंगा, स्मारक एवं भवनें पूरे डिटेल में बताऊंगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी पेपर में पूछी जाएंगी, क्या क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा। तो वो सारी चीजें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। तो डिटेल आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेगी। आज सिर्फ ये ओवरव्यू था हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट जो पुस्तक है वो कौन सी है? कल्हण की राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा। तो ये कुछ राइटर्स हैं और कुछ उनकी पुस्तकें हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, कि यह किस राइटर की पुस्तक है, या फिर जो ये पुस्तक जैसे कि मुद्रा राक्ष है, मुद्रा राक्ष किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुद्रा राक्ष विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। एक अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक है जो कि ग्रामर से रिलेटेड है। किसकी पुस्तक है ये? पाणिनि की। तो नाम याद रखेंगे, पाणिनि की कौन सी पुस्तक है? अष्टाध्यायी। और एक मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक है जो कि किसकी है? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, मुद्रा राक्षस। कालिदास के द्वारा काफी पुस्तकें लिखी गई हैं, कालिदास, और ये पुस्तकें एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश या फिर रघुवंशी कई बार लिखा हुआ आ जाता है। दूसरा है मेघदूत, मेघदूत। तो ये कुछ पुस्तकें हैं। दूसरा देखिए, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, और कादम्बरी। हर्षचरित काफी स्टूडेंट्स को याद रहता है, लेकिन कादम्बरी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो यह कुछ पुस्तकें हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर पुस्तकों को, ताकि आपको जो है आसानी हो जाए ये चीजें याद करने में। और यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के अंदर बड़े आसानी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है प्रीलिम्स में। तो आप इनको नोट डाउन बिल्कुल कीजिए इन चीजों को। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतरंगिणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्ष, कालिदास की पुस्तकें अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशी या रघुवंश, मेघदूत, और बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई है और आप इनको जो है आने वाले समय में याद भी रखेंगे। बिल्कुल सिंपल से यहाँ पर 2 मार्क्स हैं, तो आप इनको गेन करने की कोशिश करेंगे और चीजों को रिवाइज करेंगे। दूसरा है यहाँ पर संगम साहित्य। संगम साहित्य की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि तिरुपुरग, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। शिल्प पादिकरम, शिल्प पादिकरम। दूसरा है मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। तो यह कुछ 4 पुस्तकें हैं जो कि संगम साहित्य से संबंधित है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक संगम साहित्य से संबंधित नहीं है? तो 3 तो इनमें से कोई एक दे देगा और एक यहाँ पर लिख देगा सूत पिटक। क्या लिख देगा? सूत पिटक। तो आपको पता होगा कि ये सूत पिटक संगम साहित्य में तो बिल्कुल नहीं है, ये या तो बौद्ध ग्रंथ में है या जैन ग्रंथ में है। तो वो जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चीजें यहाँ से ली गई हैं और ये चीजें यहाँ से नहीं ली गई। तो समझ आ गया कि यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो संगम साहित्य से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर,
धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्ष साहित्य हम पढ़ चुके हैं। संगम साहित्य के बारे में हम देख चुके हैं कि 4 पुस्तकें हैं संगम साहित्य में। फिर से देख लीजिए, तिरुकुरल, शिल्पपादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। तो ये 4 पुस्तकें हैं, ये 4 ग्रंथ हैं संगम साहित्य के, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं धार्मिक साहित्य पर। धार्मिक साहित्य को आगे फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये क्यों किया गया? ताकि आपको पढ़ने में और याद रखने में आसानी हो जाए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धार्मिक साहित्य के बारे में चर्चा कीजिए, तो धार्मिक साहित्य के बारे में चर्चा करने के लिए आपको ये चीजें डिटेल में लिखनी पड़ेंगी और इनके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, इसको आगे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अभी मैं बताऊंगा। दूसरा है बौद्ध साहित्य। तीसरा है जैन साहित्य। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बौद्ध साहित्य के बारे में कौन कौन सी पुस्तकें हैं? पहली है सूत पिटक। तो सूत पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध साहित्य से। दूसरी है विनय पिटक। तीसरी है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। चौथी है मिलिंद पन्नो। पांचवी है बुद्ध चरित। और फिर है दिव्यावदान आदि। तो ये कुछ 6 पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये 6 की 6 किससे संबंधित है? बौद्ध साहित्य से। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बौद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है? तो ये 6 तो बौद्ध साहित्य से संबंधित, अगर इनके बाहर कोई बुक पूछी जाएगी तो वो फिर बौद्ध साहित्य से संबंधित नहीं होगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि बौद्ध साहित्य की सिर्फ 6 ही पुस्तकें हैं। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्नो, बुद्ध चरित और दिव्यावदान। तो 3 तो पिटक वाली हो गई, एक मिलिंद पन्नो, दूसरी बुद्ध चरित जिसमें बुद्ध का नाम आ गया है, और एक है दिव्यावदान। तो सिर्फ आपको 2 ही यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी, मिलिंद पन्नो और दिव्यावदान। तो बिल्कुल आसानी से आप लोग ये याद रख सकते हैं, इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो बौद्ध साहित्य यहाँ पर आपका कवर हो गया है। बौद्ध साहित्य के बारे में हम डिटेल में जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। एक अलग से लेक्चर पूरा दिया जाएगा आपको बौद्ध साहित्य के ऊपर और बुद्ध धर्म के ऊपर, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है जैन साहित्य। अब जैन साहित्य से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैन साहित्य से संबंधित कौन कौन से यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ हैं? पहला है परिशिष्ट परिवर्तन, परिशिष्ट पर्वन, ओके, ये फर्स्ट। दूसरा है भद्र बाहुचरित। तीसरा है भागवती सूत्र। और चौथा है कल्प सूत्र। तो मैं ये सारी चीजें आपको एक एक करके नोट डाउन भी करवा सकता था, लेकिन इस टेबल की हेल्प से आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी। तो आप इसको खुद से नोट डाउन कर लीजिए। जैन साहित्य, परिशिष्ट पर्वन, दूसरा है भद्र बाहुचरित, तीसरा है भगवती सूत्र और चौथा है कल्प सूत्र। तो 4 जो इंपॉर्टेंट ये ग्रंथ हैं, कौन से हैं? जैन साहित्य से। एग्जामिनर क्या करता है वहां पर एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है, तो भद्र बाहुचरित को ये बौद्ध साहित्य में लिख के पूछ लेता है। तो पता होना चाहिए कि भद्र बाहुचरित, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्वन, ये सारे जैन साहित्य हैं। तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आप कहीं पर भी नोटबुक में या फिर कहीं पे A4 साइज शीट पर लिखकर इसको अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए, मेमोराइज कीजिए, ताकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपका गलत ना हो। यहाँ के जो आपके नंबर्स हैं, यहाँ पे डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसी तरह से मेहनत करते हैं और इसी तरह से मेहनत करोगे तो चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी। क्या होता है, जैसे आप पढ़ते रहते हो, पढ़ने के बाद क्या, जब जब आपने पढ़ा उस समय तो चीजें याद थी, पढ़ने के 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद चीजें आपको भूलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो भूले ना, तो क्या होता है, उसका एक सेल्फ नोट क्रिएट किया करो, सेल्फ नोट बनाओ। दूसरी चीजें, उसको दूसरे या तीसरे दिन बाद रिवाइज करो। यही चीजें हैं, यही टेक्निक्स होती हैं पेपर को टॉप करने की और पेपर को पास करने की। तो ये आपको धीरे धीरे सारी चीजें हम बताते रहेंगे और आप भी फॉलो करते जाना। तो जैन साहित्य में 4 पुस्तकें हैं, बुद्ध साहित्य में 6 पुस्तकें हैं, धर्मनिरपेक्ष साहित्य हम लोग देख चुके हैं, संगम साहित्य में 4 पुस्तकें हैं। तो आपको अब तक सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। काफी लंबा चौड़ा ये साहित्य है यहाँ पर, और काफी चीजें हैं। देख लीजिए कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। वेद, ब्राह्मण साहित्य में वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, वेदांग, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। तो ये 10 चीजें हैं जो ब्राह्मण साहित्य में कवर हो जाती हैं। वहां पर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चीजें ब्राह्मण साहित्य में नहीं आती? ऑप्शन दिया होगा वेद, ब्राह्मण ग्रंथ,
षड दर्शन और संगम साहित्य है। तो आप कंफ्यूज होके क्या कर दोगे, ब्राह्मण साहित्य में आपको समझ नहीं आएगा कि संगम साहित्य मैंने पढ़ा तो था, सर ने पढ़ाया भी था, लेकिन ब्राह्मण साहित्य के आगे 10 पार्ट थे। संगम साहित्य तो खुद बिल्कुल ये ब्राह्मण साहित्य के बराबर का था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्राह्मण साहित्य के आगे 10 पार्ट याद होने चाहिए। ये टेबल आपको इसलिए प्रोवाइड की गई है कि इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न में जिस तरह ये दी गई है, इस तरह से चीजें आप माइंड में रख लीजिए। इस तरह से एक मेमोरी ट्री बना लीजिए, जिसको माइंड मैप बोलते हैं। माइंड मैप बना लीजिए ताकि आपको चीजें याद रख सके। तो वेद आगे 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है। तो यहाँ पर 3 दे देगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जगह वो क्या दे देगा, आयुर्वेद। तो आपको समझ नहीं आएगा कि इनमें से कौन सा है। तो ये तो है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में क्या क्या चीजें होती हैं, यजुर्वेद किससे संबंधित है, सामवेद किस चीज से संबंधित है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अथर्ववेद का क्या महत्व है, इनसे हमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, डे टू डे लाइफ में हम इनसे क्या सीख सकते हैं। तो ये हम आगे जो हमारा वेद वाला चैप्टर होगा, वेद वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वेद के बाद दूसरी चीज आती है उपवेद। यहाँ से हमने शिफ्ट किया उपवेद पर। तो वेदों की व्याख्या करने के लिए उपवेद बनाए गए हैं। वेदों को व्याख्या किया गया, जैसे एक पुस्तक थी, उस पुस्तक से क्या कर दिया गया, उसकी एक गाइड बना दी गई। गाइड में क्या होता है, चीजें डिटेल में और सिंपल करके दी होती हैं। तो यहाँ पर थे वेद, वेदों को सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया गया, उपवेद। वेदों से क्या क्रिएट गए किए गए, उपवेद। तो 4 ही वेद हैं और 4 ही आगे उनके उपवेद हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना कि वेद कौन कौन से हैं 4 और उपवेद कौन कौन से 4 है। यहाँ पर बहुत जनरल कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। 8 नाम है, पीछे सभी के वेद लगा हुआ है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है। तो आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए कि 4 ही वेद हैं और 4 ही यहाँ पर उपवेद हैं। वेदों को अलग से लिख के याद कीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरी तरफ उपवेद को लिख लीजिए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। तो यहाँ तक बात हो गई खत्म कि वेद और उपवेद 2 चीजें थी। तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तीसरा देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में 3 चीजें आती हैं: ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। तो जनरली क्वेश्चन कहाँ से आता है, ऐतरेय ब्राह्मण से। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस चीज से संबंधित है, तो ये ब्राह्मण साहित्य से संबंधित है। और इनसे और भी काफी चीजें हैं, तो मैं आपको ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ से आपको जो सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐतरेय ब्राह्मण, तो नाम याद रखना ऐतरेय ब्राह्मण। बाकी कौन से हैं, कौशितकी ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर ही लीजिए। नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्यक में क्या है, तेतरी, मैत्रेयणी और ऐत्रेय आदि। तो ये जो क्वेश्चन ऐत्रेय यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है। ध्यान रखना जो क्वेश्चन है जनरली यहाँ से पूछा जाता है। अगर आरण्यक से आ जाए तो भी ध्यान रखना कि जो ऐत्रेय है वो दोनों जगह है, ब्राह्मण ग्रंथ भी है, आरण्यक ग्रंथ भी है। तो यहाँ से जनरली कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट होते हैं उपनिषद। उपनिषद में क्या क्या चीजें दी गई हैं, छांदोग्य, कठ और बृहदारण्यक। तो ये आगे ग्रंथ हैं, यहाँ पर कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, ये लेस इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वेदांग। वेदांग में 6 चीजें आती हैं। वेदांग 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेदांग में 6 चीजें हैं, कौन कौन सी हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। तो एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेदांग से संबंधित नहीं है, या फिर कौन सा पॉइंट वेदांग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कुछ और दे देगा, यहाँ पर आपको क्या पूछ दे देगा, यहाँ पर योग लिखा हुआ दे देगा। लेकिन योग आपको पता होना चाहिए कि योग जो है वो वेदांग में ना होकर कहाँ पर है, छठ दर्शन में। तो वेदांग में सिर्फ 6 ही चीजें हैं:
तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है ऑलवेज। तो इन 6 चीजों को आप नोट कीजिए: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो मैं जब ये चीज दूसरी या तीसरी बार बोलता हूँ तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, चीजों को रिवाइज या मेमोराइज करने के लिए चीजों को आप लोग जो है नोट डाउन भी किया करो और साथ में बोलकर थोड़ा सा रिवाइज भी, पढ़ते पढ़ते भी याद करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट है छठ दर्शन। छठ दर्शन में भी 6 चीजें हैं। वेदांग में भी 6 चीजें थी और यहाँ पर भी 6 चीजें यहाँ पर दी गई हैं। पहली है सांख्या, दूसरी है योग, तीसरी है न्याय, वैश्विक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 2 चीजें आपको याद हो गई, सांख्य और योग, संख्या और योग। तीसरी है न्याय और वैश्विक, न्याय और वैश्विक। तो ये छठ दर्शन के पार्ट है, 6 पार्ट ही छठ दर्शन में है और 6 पार्ट यहाँ पर वेदांग में है। उसके बाद आता है महाकाव्य। महाकाव्य 2 प्रकार के हैं, इसमें कि रामायण और महाभारत। तो आपने सुना भी होगा, टीवी पर रामायण आ भी रही थी और महाभारत भी टीवी पर चलती थी, तो आपने इन दोनों चीजों के बारे में, मूवीज भी बनी हुई हैं, तो आपने रामायण और महाभारत के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये है महाकाव्य है, तो ये दोनों क्या है, महाकाव्य। उसके बाद आता है पुराण। कितनी तरह के पुराण हैं? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण और गरुड़ पुराण। 4 तरह के पुराण हैं, तो आपको ये 4 तरह के पुराण याद होने चाहिए। मैं एक बार ये सारा कंप्लीट करने के बाद आपको सारी चीजें एक एक पॉइंट फिर से करवाऊंगा, ताकि आपको चीजें थोड़ी समझ आ जाएं कि हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था। ऐसा ना हो कि जब तक हम लास्ट में पहुंचे तो आपको पहले वाली चीजें अभिलेख भूल ही चुके हों। तो पुराण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण और गरुड़ पुराण। इसके बाद आती है स्मृति। स्मृति मतलब खुद के बारे में जिन्होंने लिखा हो। मनु स्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति। तो 3 तरह की हैं: मनु स्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मनु स्मृति से पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें कवर होगी होंगी, और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप चीजों को साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। जितना ज्यादा आप अपने हाथ से लिख के देखेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो चीजें भूल जाएंगे और भूलने की प्रवृत्ति आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो जो भूलने की प्रवृत्ति है कि मैं सर भूल गया, तो ये कोई आपकी कॉलेज की क्लास नहीं है, कोई आपकी स्कूल की क्लास नहीं है कि आप भूल गए तो आपका काम चल जाएगा। आपको, आपका कंपटीशन किसी से नहीं है। क्या होता है, फॉर्म भरे जाते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि इतने फॉर्म भरे गए हैं। नहीं बच्चे, आपका कंपटीशन दूसरों से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। क्यों बच्चों को 5-5 6-6 साल लग जाते हैं पढ़ने में, चीजों को याद करने में, एग्जाम टॉप करने में, एग्जाम क्लियर करने में? क्योंकि उनकी पहले तो 1-2 साल यही प्रवृत्ति रहती है, और जिनकी प्रवृत्ति फर्स्ट टाइम से ही सुधर जाती है वो लोग आसानी से एग्जाम को क्लियर भी कर जाते हैं और टॉप भी कर जाते हैं। तो आप इन चीजों के बारे में ध्यान रखो। चलिए, हमने ये सारी चीजें देख ली, अब हम देखते हैं विदेशी साहित्य। विदेश विदेशी साहित्य है, जो विदेश के लोग यहाँ पर भारत में घूमने के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, या फिर व्यापार करने के लिए आए थे, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। तो वो पुस्तकों को यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी यहाँ पर आए थे? तो पहला तो है यूनान और रोम के लेखक आए थे। फर्स्ट, यूनान और रोम के लेखक। दूसरा, चीन के लेखक। और तीसरा, अरब के लेखक। एक तो इनका नाम याद रख लीजिए, फिर उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं वो हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर मेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस का क्वेश्चन कई बार यहाँ से फॉर्म हुआ है। यूपीएससी में भी यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है, यूपीएससी के अंदर मेंस से। और स्टेट पीसीएस तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं जनरली, कोई ना कोई क्वेश्चन, या फिर इसका जो एक क्वेश्चन आता है तो उसमें बी पार्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है। चलिए, यहाँ पर बात करते हैं। पहले यूनान से कितने लेखक आए थे, यूनान या फिर रोम से? मेगास्थनीज, टॉलेमी, हेरोडोट्स, नियार्कस और अरिस्टोबुल्स, जिसको कि अरिस्टोटल या अरिस्टोबुल्स कहा जाता है। अरिस्टोबुल्स, मेगास्थनीज, टॉलेमी, हेरोडोट्स, नियार्कस और अरिस्टोबुल्स। तो ये 5 तरह के लेखक जो है कहाँ से, यूनान एवं रोम से आए थे।
तो एक तो क्वेश्चन यहीं पे फॉर्म हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनान का लेखक नहीं है। तो तीन नाम यहाँ से दे देगा, आप एग्जामिनर आपको कोई भी तीन नाम दे सकता है, और एक नाम ये दे देगा इब्न बतूता। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनान से कौन कौन से पांच आए थे। मैगस्थनीज आया था, टॉलेमी आया था, हेरोडोट्स आया था, निराकस और अरिस्टोबुल्स, ये यहाँ पर यूनान या फिर रोम से आए थे। उसके बाद दूसरे नंबर के लेखक कौन से हैं, चीन के लेखक। सबसे पहले कौन आया था, फाहियान, उसके बाद हिनसांग, फिर आया था इत्सिंग। तीन नाम है इंपॉर्टेंट, फाहियान, हिनसांग, इत्सिंग। आगे हम डिस्कस करेंगे कि फाहियान किस समय में आया था, हिनसांग किस समय में आया था, इत्सिंग किस समय में आया था। कई बार क्या क्वेश्चन आ जाता है, ये तीनों दे देता है एग्जामिनर वहां पर और पूछ लेता है सबसे पहले भारत में चीन का कौन सा लेखक आया था, या फिर सबसे लास्ट में चीन का कौन सा लेखक भारत के भ्रमण के लिए आया था। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली यहाँ से फॉर्म हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि आप लोग खाना क्यों खाते हैं, उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि आप इतिहास के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है। जब आपको ये समझ होगी तो आपको बिल्कुल उसी तरह से आप पढ़ेंगे, और जिस तरह से आप पढ़ेंगे उसी तरह से आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, और फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने की सिचुएशन में होंगे। दूसरे है यहाँ पर अरबी लेखक, सॉरी ये तीसरी तरह के हैं अरबी लेखक। पहला है अल सुलेमान, दूसरा है अल मसूदी, और यहाँ पर है इब्न बतूता। तो अरबी लेखक अल सुलेमान, अल मसूदी और इब्न बतूता। तो ये तीन कहाँ से हैं, ये अरब के लेखक हैं। तो बहुत आसानी से आपको याद हो गया होगा ये सारी चीजें। नहीं भी याद हुई हैं डोंट वरी, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में कि हमने क्या क्या देखा इसके अंदर। तो हमने प्राचीन इतिहास के बारे में, इसके अध्ययन के स्रोत देखे थे हमें। तो दो तरह के स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में फिर आगे दो तरह के स्रोत थे, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में तीन तरह के स्रोत से हम देख चुके हैं, यूनान, चीन और अरब। भारतीय साहित्य में धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष और संगम साहित्य। संगम जनरली साउथ से रिलेटेड या दक्षिण से रिलेटेड है, तो ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में। धार्मिक आगे फिर तीन तरह से है, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन साहित्य। तो धार्मिक आगे तीन में डिवाइड किया गया है, साहित्यिक पहले दो में, उसके बाद भारतीय को फिर तीन में डिवाइड किया गया है, और फिर धार्मिक को आगे तीन में डिवाइड किया गया है। ब्राह्मण को आगे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको याद हो गया, वेदांग, वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, षड दर्शन, महाकाव्य, पुराण और समृद्धि। बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट टाइम में लेक्चर देख रहे हो तभी शायद आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत कुछ हो गया, ये इतना तो कैसे याद रखेंगे। पुरातात्विक स्रोत में 6 चीजें हैं, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला और मोहरें। तो ये 6 चीजें हैं। धर्म धर्मनिरपेक्ष साहित्य में मैंने आपको ये सारी पुस्तकें बता दी हैं। संगम साहित्य के 4 ग्रंथ हैं, वो भी आपको बता दिए हैं। तो जनरली बात करें तो मैंने कहा था कि आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको ओवरव्यू में कवर मैंने करवा दी हैं। मैंने ये भी आपको बताया इस लेक्चर में कि मेंस का क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म होगा। दूसरा मैंने ये भी बता दिया कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और ये जो आपके सामने आ रहा है स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपकी जिम्मेवारी है, जितनी चीजें आपको बताई हैं इन चीजों को नोट डाउन करके इसको आप लोग क्या करो, लिख के रख लो कहीं पर, और दिन में एक बार दो जरूर पढ़ लेना, या 2 दिन में एक बार इसको रिवीजन जरूर दे देना, और फिर आपको काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब आपका हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर सेकंड रहेगा, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। ये आपको यूट्यूब पे भी मिल गया होगा, और हमारी जो एप्लीकेशन है स्टडी मास्टर ऑफिशियल, वहां पर भी आपको ये लेक्चर मिल गया होगा। तो अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर देखनी है तो आप हमारी ऑफिशियल जो है हमारी एप्लीकेशन है वहां पर आइए, आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी इसके मिलेंगे। तो आपको डेली लेक्चर्स वहां पर आपको मिलते रहेंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है सेकंड लेक्चर में हम कवर करेंगे अभिलेख, स्मारक और भवनें, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला और मोहरें। ये सारी 6 चीजें हम, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा सेकंड, उसमें बिल्कुल अच्छे से 6 चीजों को कवर करेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो इतिहास के बारे में जाननी रह गई हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, चैट सेक्शन में चैट कीजिए हमारे साथ। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी और कोई भी सुझाव देना चाहो तो दे सकते हो। धन्यवाद।